अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नेचुरल रिसोर्सेज में हमने पहले एयर के बारे में कुछ अहम मालूमात जानने की कोशिश की। उसके बाद वाटर पे हम आ रहे थे। पानी, तो पानी की कुछ खुसूसियात है और कुछ इसकी इफादियत भी है, अहमियत भी है, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले हम देख लेंगे, हमने देखा भी था कल वाले लेक्चर में कि कैसे इस प्लेनेट पे जिंदा रहने के लिए यानी लाइफ को सपोर्ट करता है वाटर, इट सपोर्ट्स लाइफ। इसके बाद बहुत ही ज्यादा लगभग जिंदगी के हर शोबे में पानी की जरूरत होती है। ये सब हम वो तमाम चीजें लगभग हमारी डेली लाइफ में आती है, वो तमाम चीजें हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अहम मालूमात जो है कि जो हमारी जनरल नॉलेज से थोड़ी सी बाहर होती है, विच आर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रिसर्च, वो जानने की कोशिश कर रहे थे हमने देख लिया था कि 2.71% ऑफ द इंटायर वाटर परसेंटेज दैट इज अवेलेबल, दैट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब इसमें से भी जो 70% है वो अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज इन फॉर्म ऑफ आइस शीट्स और ग्लेशियर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। अब आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है जिसका हमें इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे हम लेंगे कि अगर किसी बच्चे को, आप में से मतलब किसी बच्चे को या मुझे अपने घर वाले देते हैं सुबह 100 रुपये खर्च करने के लिए, ठीक। अब मुझ पे ये डिपेंड है क्योंकि अवेलेबल है, आई हैव गॉट ₹100। नाउ इट डिपेंड्स ऑन मी हाउ आई कैन यूटिलाइज इट। अगर कोई बच्चा इन 100 रुपये में से एक पेन खरीद के लाता है, एक नोटबुक खरीद के लाता है, यानी जो भी चीज़ें उसकी पढ़ाई में ज़रूरत आती हैं, पढ़ाई में काम आती हैं, और उन चीज़ों पे वो पैसे खर्च करता है, तो हम कहते हैं कि इसने जो बेहतरीन इस्तेमाल किया है इस सप्लाई का, जो इसको मिली 100 रुपीज़ की सूरत में। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स है दे आर रिसोर्स, ठीक है ना। तो वो सोर्स बन गए किसका, इस सप्लाई का, और उन्होंने जो पैसा हमें दिया हमने यूटिलाइज किया बहुत ही अच्छे काम पे। अब दूसरा बच्चा है, उसके पास भी पेन नहीं था, नोटबुक नहीं था, लेकिन उसने प्रेफरेंस दिया आइसक्रीम को, उसने प्रेफरेंस दी चॉकलेट को। एक तो उसकी सेहत पे भी बुरा असर पड़ा, उसके दांतों पे भी बुरा असर पड़ा, और दूसरा जिस मकसद के लिए उसको ये चीज इस्तेमाल करनी थी उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की। दो ही यूटिलाइज्ड इट बट ही यूटिलाइज्ड इट इन द रॉन्ग मैनर। तो यहाँ पे इसी तरह से जब तक न हम कुदरत के कवानीन का एहतराम करेंगे तब तक हमारा प्लेनेट जो है कभी सेफ नहीं रह सकता है। इसी तरह से हम वाटर की बात करते हैं कि जब तक, हालांकि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल कैसे है वो भी हमें इसी क्लास में पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, वाटर साइकिल के जरिए कैसे ये रिन्यू होता है। और बचपन से लगभग आपने देखा होगा क्लास सेकंड में ही इसका जिक्र है कि कैसे एवापोरेशन होती है, फिर कैसे वो मतलब बॉब में चेंज हो जाता है, फिर कैसे क्लाउड फॉर्मेशन होती है, फिर कैसे रेन की सूरत में वापस आ जाता है, वो सब चीजें। अब इस चीज को साइड में रखते हुए, रिन्यूएबल सोर्स को रखते, हालांकि ये रिन्यू हो सकता है, लेकिन अगर हम पानी को लगातार जाया भी करते जाएं, ठीक है ना, और आलूदा भी करते जाएं, पोल्यूट भी करते जाएं, मीन्स इफ वी पोल्यूट इट, आप देखिए कि सिर्फ कुछ ही परसेंटेज बची है ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो पोर्टेबल वाटर है। अब हम उसी पोर्टेबल वाटर को अगर पोल्यूट करते जाएंगे तो इससे कहत आ जाएगा कि इसमें मतलब पानी पीने के लिए लोगों को नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चरल यूज के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो लिहाजा जो फसलें हैं उन पे भी बुरा असर पड़ेगा, और ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ पे उन पे भी बुरा असर पड़ता है। इसके बरक्स
जैसे हमने वो 100 रुपये अच्छी अच्छी चीज़ों पे, कभी पेन लिया, कभी कोई किताब ली, कभी जियोमेट्री बॉक्स, जिस चीज़ की हमें स्कूल में ज़रूरत थी उन्हीं चीज़ों पे हमने वो यूटिलाइज़ किया। इसी तरह से जहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत थी वहीं पे यूटिलाइज़ किया, और जिस पानी की जहाँ पे ज़रूरत थी उस पानी को वहाँ पे। अब आप देखिए कि वो मतलब अलग अलग पानी क्या होते हैं। जैसे पहले ही क्लास में हमने कहा था कि सैलिन वाटर अलग होता है, रेन वाटर अलग होता है, ग्राउंड वाटर अलग होता है, स्ट्रीम वाटर अलग होता है, रिवर्स का वाटर अलग होता है। अब जहाँ पे अगर हमें रिवर्स का पानी हम लें, इन रिवर के पानी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि वर्क एनर्जी पावर यूनिट में हमने पढ़ा था कि कैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं तो उनसे हम कोई भी काम ले सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में बहुत सारी लकड़ियां वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती थी थ्रू वाटर। तो इसी तरह से जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में देखते हैं कि वहां पे टर्बाइन रोटेट करने के लिए जो फ्लो ऑफ वाटर, जो मतलब जब हम एक हाइट से वाटर को ड्रॉप करते हैं तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हम यूटिलाइज करते हैं टू मूव ए टर्बाइन, उसको रोटेट करने के लिए, टू रोटेट ए टर्बाइन, और उससे फिर एनर्जी हम जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट होती है। लिहाजा ये नेचुरल रिसोर्स अगर हम देखेंगे कि रिवर का वाटर या डैम का वाटर हमने इस तरह से इस्तेमाल किया, इसी तरह से ग्राउंड का वाटर बचाने के लिए अगर कहीं पे वहां पे टैप से हमें पानी मिलता है तो वहां पे कुआं खोदने की जरूरत ही नहीं है। अगर टैप से अवेलेबल नहीं है वाटर तब हम ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करेंगे, तब हम वेल्स वगैरह यूज करेंगे, और वेल्स भी तभी यूज करेंगे जब उनसे जो पानी मिलता है उसको हम पहले लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे कि क्या क्या ये पीने के लायक है कि नहीं है, इससे कोई बीमारी तो नहीं फैलेगी, इससे हमारे जिस्म पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम इन रिसोर्सेज को, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है जिनमें वाटर भी आता है, अगर हम इनका अच्छा इस्तेमाल करें, बेहतरीन इस्तेमाल करें, तो हम इनको बेहतरीन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, जैसे हमारे खेतों में, जैसे हमारे बागात में, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन ये डिपेंड है कि हम कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम इनको पोल्यूट करते रहें और ज़ाया करते रहें तो हमारे घरों से जो वेस्ट्स निकलते हैं वो हमने दरियाओं में डाले, और उन दरियाओं का पानी कोई और किसी और जगह पे, किसी और सिटी में, किसी और टाउन में एज पोर्टेबल वाटर, मतलब वो एज ड्रिंकिंग वाटर वो यूज़ करते हैं। हालांकि वो पोर्टेबल नहीं रहा अब, लेकिन फिर भी वो ड्रिंकिंग, उनके पास और कोई चारा नहीं है तो वो मजबूर है उस पानी को पीने के लिए, तो उनकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। इसी तरह से जो हमारा फ्लोरा एंड फोना है, खासकर जो एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक लाइफ पे इसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। और जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, या हमारा एल्गा है, या लाइकन्स है, जो पानी में या टेरेस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है, तो उस एरिया में जितने भी ये मखलूक रहते हैं, जितने भी नबातात और जितने भी जानवर वहाँ पे रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी पे भी डायरेक्टली असर पड़ेगा। इसी तरह से जब हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम बात करेंगे, क्या हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए जब हम कुछ इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, जैसे डीडीटी वगैरह, तो ये चूंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो भी हमने देख लिया था बायोलॉजिकल पोर्शन में कि नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जिन पे, और खासकर 8th क्लास में भी हमने ये सीख लिया था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कभी डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो ये कभी डिकम्पोज होती ही नहीं है, तो ये इस साइकिल में फूड चेन वगैरह में एंटर हो जाते हैं। तो हर जगह पे, हर किसी स्टेप में ये नुकसान पहुंचाते हैं, पहले प्लांट्स का, उसके बाद एनिमल्स का, जहां जहां पे भी ये मुंतकिल होते जाते हैं फूड चेन में। तो इसी तरह से अगर हम देख लें कि हमारे घरों में जो, मतलब घरों से जो खारिज होता है पानी नदी नालों में वगैरह, अगर उनमें अच्छी तरह से कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, या
फिर अगर वो गंदा पानी ही हम ऐसी जगहों पे छोड़ेंगे जहाँ से लोग पानी पीते हैं, या जहाँ का फ्लोरा और फौना वहाँ का वो इससे इफेक्ट हो सकता है, बैडली इफेक्ट हो सकता है, तो ये रिसोर्स भी हमारे लिए एक नुकसानदेह साबित होता है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। इसी तरह से कि अगर हमने इस नेचुरल जो कुदरती कवानीन है इनका हमने कोई लिहाज नहीं किया, जैसे कि पहले ही लेक्चर में जब हम एयर के बारे में पढ़ रहे थे, जब मैंने ग्लोबल वार्मिंग की बात की थी, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हमारे पास ये एक रिजर्व रिसोर्स है, 70% इसका है आइस शीट्स और इनकी फॉर्म में, ये भी हमने देख लिया था। अगर हम इस चीज़ की कोई पासदारी, कोई लिहाजदारी नहीं करेंगे कि हमारे जो ना हमारा एयर पोल्यूट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, all those activities which result in the global warming, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग का ये असर पड़ेगा कि इन 70% में से जो बेशतर पानी है वो पिघलेगा, ठीक है ना। अब ये पहले सॉलिड फॉर्म में था, अब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो उसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो तेज होगा, तो पानी के ज्यादा बहाव से फ्लड्स, ठीक है ना, लैंड ये स्लाइड्स वगैरह, सॉइल इरोजन, तो ये तमाम खतरात लाहक हैं। और इस प्लेनेट पे जो भी चीज़ें सपोर्ट करती हैं लाइफ को, उन तमाम चीज़ों के लिए यही पानी खतरा बन सकता है। तो लिहाजा अगर पानी हमारे लिए बहैसियत एक रहमत है, तो हम पे ही डिपेंड है कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर हमने इसका अपने ही एनवायरनमेंट को लगातार हम आलूदा करते रहें, लगातार हम एक नेचुरल बैलेंस बिगाड़ते रहें, तो ये फिर रहमत नहीं, एक जहमत की सूरत में हम पे बरस जाएगा।